चंद्रगुप्त मौर्य जन्म 345 ईपू, राज 321 2-297 ईपू 3 में भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया 321 ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 285 ईसा पूर्व में हुआ। भारतीय तिथिक्रम के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईपू 1534 से आरंभ होता है। मैक्स्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्स और एंडोकोट्स के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्राट है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 बीसी में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का अभियान छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप जीतकर एक नया साम्राज्य बनाया, राज्यचक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। अपनी उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया। मुद्रा राक्षस नाटक है जिसे इतिहास नहीं माना जाता है। 1871 में ये सबके सामने आया। इससे पहले का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसी तथा वहलीक भी रहे होंगे। प्लूटोक के अनुसार सांद्रोकोत्तस ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोत्तस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 बीसी में आरंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व या उसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप यूडेमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवनयुद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। बिरला मंदिर, दिल्ली में एक शैल चित्र। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। जस्टिन एवं प्लूटोक के वृत्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार ने यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया। भारतीय साहित्यिक परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त के प्रति भी नंद राजा अत्यंत असहिष्णु रह चुके थे। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामूलनार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने तिनेवेली जिले की पोदियल पहाड़ियों तक हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखकों एवं ग्रंथों से होती है। आक्रामक सेना में युद्धप्रिय कौशलोग सम्मिलित थे। आक्रामक कोंकण से एललमलय पहाड़ियों से होते हुए कोंगू, कोयम्बटूर जिले में आए और यहां से पोदियल पहाड़ियों तक पहुंचे। दुर्भाग्यवश उपर्युक्त उल्लेखों में इस मौर्य वाहिनी के नायक का नाम प्राप्त नहीं होता, किंतु वंश मौर्य से प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का ही अनुमान अधिक संगत लगता है। मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेख 14वीं शताब्दी का है, किंतु ग्रीक, तमिल लेखकों आदि के साक्ष्यों के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित है कि वैश्य पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ।
ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुविस्तृत साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 बीसी के लगभग सिंधु के किनारे उपस्थित हुआ। ग्रीक लेखक इस युद्ध का ब्यौरेवार वर्णन नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी तथा एरिया, हेरात, एराकोसिया, कंधार, परोपनिसदाई, काबुल और गैद्रोसिया, बलूचिस्तान की प्रांत देकर संधि क्रय की। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। उपरिलिखित प्रांतों का चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके उत्तराधिकारियों के शासनांतर्गत होना कंदहार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हो गया है। इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस ने मैक्स्थनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह वृतांत इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त का प्रायः संपूर्ण राज्यकाल युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में बीता होगा। अंतिम श्रुतकेवाली भद्रबाहु स्वामी और सम्राट चंद्रगुप्त का आगमन दर्शाता शिलालेख श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए। उनके बाद और कोई मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुए। अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोल चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवणबेलगोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वहीं उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त तपस्ती नामक मंदिर भी है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस एक्सजायंट निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था, जो उसकी मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना। वो सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईपू उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। सम्राट चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेद्रोसिया, काबुल, पेरिस, मकराना, पेमियाई के भूभाग को अधिकृत कर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मैक्स्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। कुछ समय पश्चात सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्टेनिस को पाटलिपुत्र में रहने और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन के बारे में इंडिका नाम की एक किताब लिखने के लिए भेजा। सैन्य शक्ति मौर्यों का साम्राज्य में भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपन्नता के नजरिए से काफी मजबूत हो गया था। इनकी सुसंगठित सेना में 2 लाख पैदल, 80,000 अश्वारोही, 8,000 संग्राम रथ, 9,000 हाथी थे। कर्टियस के अनुसार महापद्म की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 8,000 रथ एवं 8,000 हाथी थे। डायोडोरस के अनुसार मौर्यों के शासन में 8,000 हाथी थे, जबकि प्लूटोक ने 1 लाख अश्वरोही, 2 लाख की पैदल सेना, 10,000 घोड़ा वाला रथ और 6,000 हाथी की सेना थी। साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदकुश तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट स्वयं था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। प्रांतों के शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राज्यपालों की सहायता के लिए एक मंत्र परिषद हुआ करती थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग थे और सबके सब एक अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करते थे। साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश सड़कों एवं राजमार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मैक्स्थनीज ने विस्तृत विवरण दिए हैं। 12 नगर के प्रशासनिक वृत्तांतों से हमें उस युग के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझने में अच्छी सहायता मिलती है। मौर्य शासन प्रबंध की प्रशंसा आधुनिक राजनीतिज्ञों ने भी की है, जिसका आधार कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं उसमें स्थापित की गई राज्य विषयक मान्यताएं हैं।
चंद्रगुप्त के समय में शासन व्यवस्था के सूत्र अत्यंत सुदृढ़ थे। शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रधान रूप से मैक्स्थनीज के वर्णन के अवशिष्ट अंशों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। अर्थशास्त्र में यद्यपि कुछ परिवर्तनों के 3वीं शताब्दी के अंत तक होने की संभावना प्रतीत होती है, यही मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री की कृति थी। राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान था। शासन के कार्यों में वो अथक रूप से व्यस्त रहता था। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्या का आदर्श काल विभाजन दिया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार राजा दिन में नहीं सोता वरन दिन भर न्याय और शासन के अन्य कार्यों के लिए दरबार में ही रहता है। मालिश कराते समय भी इन कार्यों में व्यवधान नहीं होता। केश प्रसाधन के समय वो दूतों से मिलता है। स्मृतियों की परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र में राजाज्ञा को धर्म, व्यवहार और चरित्र से अधिक महत्व दिया गया है। मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियां करती थीं। मेगस्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राणभय लगा रहता है, जिससे हर रात वो अपना शयन कक्ष बदलता है। राजा केवल युद्धयात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय और आखेट के लिए ही अपने प्रासाद से बाहर आता था। आखेट के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लांघने पर प्राणदंड मिलता था। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्र परिषद की व्यवस्था है। कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए और आवश्यक प्रश्नों पर अनुपस्थित मंत्रियों का विचार जानने का उपाय करना चाहिए। मंत्र परिषद की मंत्रणा को गुप्त रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेगस्थनीज ने 2 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। इनकी संख्या अधिक नहीं थी, किंतु ये बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख है। शासन के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक विभाग थे, जैसे कोष, आकर, लक्षण, लवण, सुवर्ण, कोष्ठागार, पण्य, कुप्य, आयुधागार, पौतव, मान, शुल्क, सूत्र, सीता, सुरा, सून, मुद्रा, विविध, द्यूत, वंधनागार, गौ, नौ, पत्तन, गणिका, सेना, संस्था, देवता आदि, जो अपने अपने अध्यक्षों के अधीन थे। मैक्स्थनीज के अनुसार राजा की सेवा में गुप्तचरों की एक बड़ी सेना होती थी। ये अन्य कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखते थे और राजा को प्रत्येक बात की सूचना देते थे। अर्थशास्त्र में भी चरों की नियुक्ति और उनके कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है। मैक्स्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर शासन का वर्णन किया है, जो संभवतः किसी न किसी रूप में अन्य नगरों में भी प्रचलित रही होगी। देखिए, पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र में नगर का शासक नागरिक कहलाता है और उसके अधीन स्थानिक और गोप होते थे। शासन की इकाई ग्राम थे, जिनका शासन ग्रामिक ग्रामवृद्धों की सहायता से करता था। ग्रामिक के ऊपर क्रमशः गोप और स्थानिक होते थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की न्याय सभाओं का उल्लेख है और उनकी कार्यविधि तथा अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवरण है। साधारण प्रकार धर्मस्थीय को दीवानी और कंटकशोधन को फौजदारी की अदालत कह सकते हैं। दंडविधान कठोर था। शिल्पियों का अंगभंग करने और जानबूझकर विक्रय पर राजकर न देने पर प्राणदंड का विधान था। विश्वासघात और व्यभिचार के लिए अंगच्छेद का दंड था। मैक्स्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी कहा है। भूमि के स्वामी कृषक थे। राज्य की जो आय अपनी निजी भूमि से होती थी, उसे सीता और शेष से प्राप्त भूमिका को भाग कहते थे। इसके अतिरिक्त सीमाओं पर चुंगी, तत्कर, विक्रय कर, तोल और माप के साधनों पर कर, द्यूत कर, वेश्याओं, उद्योगों और शिल्पों पर कर, दंड तथा आकर और वन से भी राज्य को आय थी। अर्थशास्त्र का आदर्श है कि प्रजा के सुख और भलाई में ही राजा का सुख और भलाई है। अर्थशास्त्र में राजा के द्वारा अनेक प्रकार के जनहित कार्यों का निर्देश है, जैसे बेकारों के लिए काम की व्यवस्था करना, विधवाओं और अनाथों के पालन का प्रबंध करना, मजदूरी और मूल्य पर नियंत्रण रखना। मैक्स्थनीज ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जो भूमि को नापते थे और सभी को सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उचित भाग मिले, इसलिए नहरों को प्रणालियों का निरीक्षण करते थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त ने विशेष प्रयत्न किया। इस बात का समर्थन रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से होता है। इस लेख में चंद्रगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में एक पहाड़ी नदी के जल को रोककर सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है। मैक्स्थनीज ने चंद्रगुप्त के सैन्य संगठन का भी विस्तार के साथ वर्णन किया है। चंद्रगुप्त की विशाल सेना में 6 लाख से भी अधिक सैनिक थे। सेना का प्रबंध युद्ध परिषद करती थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। इनमें से 5 समितियां क्रमशः नौ, पदाति, अश्व, रथ और गज सेना के लिए थीं।
एक समिति सेना के यातायात और आवश्यक युद्ध सामग्री के विभाग का प्रबंध देखती थी। मेगस्थनीज के अनुसार समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक संख्या सैनिकों की ही थी। सैनिकों को वेतन के अतिरिक्त राज्य से अस्त्र शस्त्र और दूसरी सामग्री मिलती थी। उनका जीवन संपन्न और सुखी था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की विशेषता सुसंगठित नौकरशाही थी, जो राज्य में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को शासन की सुविधा के लिए एकत्र करती थी। केंद्र का शासन के विभिन्न विभागों और राज्य के विभिन्न प्रदेशों पर गहरा नियंत्रण था। आर्थिक और सामाजिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में राज्य के इतने गहन और कठोर नियंत्रण की प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में हमें कोई सूचना नहीं मिलती। ऐसी व्यवस्था की उत्पत्ति का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। कुछ विद्वान हेलेनिस्टिक राज्यों के माध्यम से शाखामणि ईरान का प्रभाव देखते हैं। इस व्यवस्था के निर्माण में कौटिल्य और चंद्रगुप्त की मौलिकता को भी उचित महत्व मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था नितांत नवीन नहीं थी। संभवतः पूर्ववर्ती मगध के शासकों, विशेष रूप से नंदवंशीय नरेशों ने इस व्यवस्था की नींव किसी रूप में डाली थी। मौर्य का वंश == चंद्रगुप्त मौर्य पुराणों और धर्म साहित्य ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय हैं और पिप्पलिवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्य के पुत्र हैं। गुप्त वंशकालीन मुद्राराक्षस नामक संस्कृत नाटक चंद्रगुप्त को वृष कहता है। वृष का अर्थ सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी का विचार है कि इसमें वृष का अर्थ सर्वश्रेष्ठ राजा ही उपयुक्त है। जैन परिशिष्ट पवन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के एक ग्राम के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न थे। मध्यकालीन अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार वे मौर्य सूर्यवंशी माधाता से उत्पन्न थे। 13 बौद्ध साहित्य में वे मौर्य क्षत्रिय कहे गए हैं। महावंश चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रियों से पैदा हुआ बताता है। दिव्यावदान में बिंदुसार स्वयं को मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय कहते हैं। अशोक भी स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। महाप्रनिब्बान सुत से मौर्य पिप्पलिवन के शासक गणतांत्रिक व्यवस्था वाली जाति सिद्ध होते हैं। पिप्पलिवन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नेपाल की तराई में स्थित रुम्मिन्देई से लेकर आधुनिक कुशीनगर जिले के कस्या प्रदेश तक को कहते थे। मगध साम्राज्य की प्रसार नीति के कारण इनकी स्वतंत्र स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई। यही कारण था कि चंद्रगुप्त का मयूर पोषकों, चरवाहों तथा लुब्धकों के संपर्क में पालन हुआ। परंपरा के अनुसार वो बचपन में अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि था एवं समवयस्क बालकों का सम्राट बनकर उन पर शासन करता था। ऐसे ही किसी अवसर पर चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी, फलतः चंद्रगुप्त तक्षशिला गए जहां उन्हें राजोचित शिक्षा दी गई। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोत्स चंद्रगुप्त साधारण जन्मा था। तेषां भावे मौर्याः पृथ्वी भोष्यन्ति 27। कौटिल्य एवं चंद्रगुप्तम उत्पन्न राज्ये भिक्ष्यति 28। विष्णु पुराण। हिंदी अर्थ तदंतर इन नव नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण मरवा देगा। उसके अंत होने के बाद मौर्य नृप राजा पृथ्वी पर राज्य भोगेंगे। कौटिल्य ही मौर्य से उत्पन्न चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त क्षत्रिय और चाणक्य ब्राह्मण थे। मौर्यान खत्तियान वसजात सिरीधर चंद्रगुप्तो पन्यात चंकको ब्राह्मणा ततो 16। नवाम घनांदम तम घातेत्वा चंडकोत्सा सकल जम्बुद्वीप स्मीरज्जे समिभिसिक्य 17। महावंश। हिंदी अर्थ मौर्य वंश नाम के क्षत्रियों में उत्पन्न श्री चंद्रगुप्त को चाणक्य नामक ब्राह्मण ने 9वें घनानंद को चंद्रगुप्त के हाथों मरवाकर संपूर्ण जम्बूद्वीप का राजा अभिषिक्त किया।